जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए पंकज त्रिपाठी का। प्रणाम। का हाल चाल बात ठीक बा? पटना शहर का जिक्र आते ही कौन सी यादों के बादल हैं जो ऐसे बरसने लगते हैं। मैं उस 18 साल के बच्चे से बार बार मिल रहा हूं जो 1991 में गांव छोड़ के इस शहर में आया था। कई ऐसी शादियों में जाके खाना भी खाते थे जहाँ का न्योता नहीं होता था। वो एक्टिंग की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। तो जो आउटसाइडर खाने जाते हैं उनको बड़ों के भाई कनियों के भाई की समझ होनी चाहिए। पूरे वक्त चौकन्ने रहे थे? नहीं, 5 मिनट में हमारा कॉन्फिडेंस इतना जेल कर गया था कि हम बाराती से ज़्यादा बाराती हम लग रहे थे। आज पंकज जी से खिचड़ी की रेसिपी पूछ ली जाए, जो मिल जाए या जो रसोई में उपलब्ध हो वो सब डाल दो। आपके मड आइलैंड वाले घर को लेके बड़ी किंवदंतियां प्रचलित हो रही हैं। गांव को मिस करते थे तो वहाँ पे एक छोटा सा गाँव नुमा क्रिएट कर लिया। आम है, कटहल है, आम्रपाली ले गए हैं बिहार से, जाके लगा दिए हैं। एक तो 5 फीट का हो भी गया। लीची नहीं है बाबू, मुजफ्फरपुर जाएंगे तो ले लेंगे एक ठो। के बाहर जब मुंबई में आपके घर मेहमान आते हैं तब अनिवार्य रूप से कौन सी बिहारी डिश है जो उनको परोसी जाती है? चने का सत्तू तो मैं सबको चखाता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मुंबई में चना सत्तू का प्लांट लगाऊं। माता पिता तो बच्चों को खूब सिखाते हैं, बिटिया से पिता ने क्या सीखा? वो जेंजी के टर्म्स। तो उनकी भाषा के कौन से शब्द हैं जो आपको चकित कर गए? मुझे याद नहीं है, अभी 1 हफ्ते पहले बोली थी। कुकी तो नहीं बोल रही थी आपको। और पत्नी से क्या सीखा नया ताजा? पत्नी से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। ये तो अभी ये सीख रहे हैं कि कैसे सीखने का प्रोसेस शुरू हो। और जो कुंवारे हैं वो अभी से सीख लो, अभी से सीख लो कि पत्नियों से बहुत कुछ सीखना है। और कभी कोई बहुत दुस्साहस भी किया प्रेम में? प्रेम करना ही दुस्साहस करना है 90s में। और बिहारियों में वैसे भी एक जज्बा होती है, जो भी करते हैं यही सोच के कि देखा जाएगा। तो ये सांपों से क्या प्रेम था? तो पनिया सांप पकड़ के गांव में हम हीरो बनते थे। ये देखो सांप पकड़ लिया। ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप की बातें तो नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ऐसे टुच्चाई वाली बात करें। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। आपका हम एक पुराना इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें आपने कहा कि मैं वो सब्जी हूं जो मुंबई के बाजार में बिकती है लेकिन गांव घर में तैयार हुई है। कुछ ऐसा है जो पंकज त्रिपाठी ने उस मुंबई में बचा कर रखा है। बहुत कामयाबी है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, अच्छा पेमेंट है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको देख के हमें लगता है कि ये तो हमारे अपने से हैं। ये कैसे हो पाता है? क्योंकि ये देखने में सरल लगता है पर है नहीं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, का हाल चाल बात ठीक बा? हाँ। मेरे ख्याल से 12 बजे से बैठे होंगे, भूख लग गई होगी। हम प्रयास करें कि बातचीत से पेट भर दें। तो सौरभ ने पूछा वो क्या चीज़ है जो बचा के रखती है। सौरभ, मैं 6 बजे पटना में इंटर कर गया, संग्रहालय गया था, और 6 बजे से लेके अभी तक 4 बार रो चुका हूँ। मैं आई लव यू टू, आई लव यू टू। मैं उस 18 साल के बच्चे से बार बार मिल रहा हूं।
जो 1991 में गांव छोड़ के इस शहर में आया था, जो दलदली से लेके पटना साइंस कॉलेज से लेके विद्यापति भवन से लेके कालिदास रंगालय से लेके खजांची रोड से लेके मखनिया कुआं से लेके कुम्हरार से लेके दानापुर तक साइकिल से घूमता था। उससे बार बार मिल रहा हूँ और यही चीज़ है, अपने रूट से, अपनी जड़ों से बार बार लगातार मिलते रहना आपको बचा के रखता है। आपने पटना का जिक्र किया, अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। शहर का जिक्र आते ही कौन सी यादों के बादल हैं जो ऐसे बरसने लगते हैं? रंगमंच, कॉलेज, स्टूडेंट यूनियन, मुफलिसी, संघर्ष, होटल में काम, सब कुछ, सब कुछ। मैं यहाँ आने के पहले अपने कम से कम 15 मेरे साथ काम किए जो कर्मचारी थे उस होटल में, उनसे मिल के आया हूँ। मैं उसना चावल का खिचड़ी रात को खाऊंगा, पेट खराब है, ये किचन में बोल के आया हूँ। मुझे मौर्या होटल के किचन से निमंत्रण मिल गया है कि आप आइएगा ज़रूर, किचन रिनोवेट हो गया है, बदल गया है। तो हाँ, क्या सवाल था, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में। ये पटना का जिक्र आते ही क्या क्या ध्यान आता है? वो पुरानी सेकंड हैंड साइकिल जिस पे चढ़ के कालिदास रंगालय से विद्यापति भवन जाना, विद्यापति भवन से प्रेमचंद रंगशाला जाना, गलियों में सड़कों पे घूमते हुए। आई एम श्योर आप सब नौजवान हैं, आप सब आज से 25 साल पहले वाले पंकज त्रिपाठी हैं, इस सभागार में बैठे हुए। अपने अपने घरों से कुछ सपने लेके आए होंगे, यहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ तैयारी कर रहे होंगे, किसी को यूपीएससी में जाना होगा। भविष्य के कम से कम 50-100 IAS IPS बैठे हैं यहाँ, और उतने ही नेता भी बैठे हैं तो, और उतनी ही नेत्रियाँ भी बैठी हुई हैं। तो वो सब याद आता है यार, बहुत याद आता है। मैं विक्रांत मैसी से मिला तो उस समय वहाँ के स्टाफ आए, सब बताने लगे कि हमारे साथ थे। मैं टाइम ऑफिस से घुसता था, टाइम ऑफिस जो पिछला दरवाज़ा होता है जहाँ से कर्मचारी वर्कर्स आते हैं, तो आज अगले दरवाजे से घुसा और होटल के GM खड़े थे तो रोना पड़ा मुझे। तो यही है ज़िंदगी, वो सारी स्मृतियाँ घूम जाती हैं एक साथ में, कि वो सपने देखते हुए आप सबकी तरह साइकिल पे घूमना कि एक्टर बनूंगा, मजाक मजाक में अपने साथ काम करने वाले। मैं मुंचुन मिला, अभी पुंज मिला मुझे पीछे, मेरे थिएटर के दिनों का मेरा को एक्टर, मेरा दोस्त स्टेज पे आते हुए मिला, पुंज प्रकाश। तो हम साथ थिएटर करते थे। तो ये सारी स्मृतियाँ कौंध जाती हैं और लगता है कि मुमकिन है, आप सबके लिए भी संभव है। मैंने जीवन में जो हासिल किया है आप भी कर सकते हैं। सिंसियरिटी, हार्डवर्क, परिश्रम, ये मत छोड़ना, ईमानदारी के साथ काम करते रहना। कोई भी कहीं भी अपने जीवन में पहुंच सकता है। ज़िंदगी की स्क्रिप्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत कुछ रहस्य के साथ है, उसको एंजॉय करो, इस यात्रा को। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बीच एक थोड़ा ऑडियंस ने ये सवाल पूछा आपके किसी पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कि पंकज भैया जब पटना में रहते थे तब कई ऐसी शादियों में जाके खाना भी खाते थे जहाँ का न्योता नहीं होता था। सवाल ये है नौजवानों का कि जिस शादी का न्योता ना हो वहाँ खाना खाते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? वो एक्टिंग की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लड़की वाले को लगे कि ये बाराती हैं और बारातियों को लगे कि ये सराती हैं। सराती समझते हो ना, लड़की पक्ष के हैं। तो बरवों के भाई कनीवों के भाई, एक कहावत है बिहार में कि एक आदमी बरवों के भाई और कनीवों के भाई, मतलब दूल्हे का भाई भी और दुल्हन का भाई एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो जो आउटसाइडर खाने जाते हैं उनको बरवों के भाई कनीवों के भाई की समझ होनी चाहिए कि, और दो चार
एक्टिंग की एक्सरसाइज होनी चाहिए कि किससे कैसे मिलना है, कॉन्फिडेंस लैक ना हो। हालांकि मैं सिर्फ एक शादी में गया हूँ खाने, वैसे भूतनाथ रोड में वो शादी थी, तो बाकी नहीं गया हूँ। और पूरे वक्त चौकन्ने रहे थे? नहीं, 5 मिनट में हमारा कॉन्फिडेंस इतना जेल कर गया था कि हम बाराती से ज़्यादा बाराती हम लग रहे थे। हाँ, मतलब वहाँ के लड़के पान वान भी खिलाने लगे। उनको लगा मेहमान जी रूठ ना जाए, उनको क्या पता मेहमान जी तो ग्रेट क्रश। बारात में जाते थे भोजन के लिए आपका? एक और किस्सा है जी। बारात से मुझे याद आया, मैंने वो पटना हनुमान मंदिर के सामने, अब पता नहीं वो दुकान है या नहीं, एक कपड़े की दुकान है, वहाँ से सूती और कॉटन और सिल्क के कपड़े मिलते हैं। मेरे ख्याल से 96 या 5 में मैंने जीवन में पहला पठानी सिलवाया था, काई रंग का कपड़ा, लूज सा पजामा और कुर्ता, और वो पहन के मैं घूमता था, अच्छा लगता था मुझे। पहली बार वो कुछ नाटक वाटक कहीं किए थे, कुछ पैसे मिले थे, तो मेरा दोस्त एक भूतनाथ रोड में रहते थे, तो वो बोला कि मैं जा रहा हूँ नौबतपुर शादी में, बारात में, तुम्हारा पठानी बहुत अच्छा है, मुझे दे दो, मैं पहन के जाऊँगा। तो मैंने बोला हाँ ले ले, धुला आयरन किया हुआ था, मैंने उसको दे दिया, छोटू नाम था उसका। वो ले के गया पहन के बारात में। अगले दिन लौटा, शाम को तो बड़ा उदास था, दुखी था। बोले क्या हुआ? तो उसने पॉलीथीन से पजामा निकाला, बोला कि सिर्फ पजामा बचा के लाया हूँ। मैंने बोला कुर्ता? बोला वो शादी में लड़ाई हो गई, कुर्ता फट गया। तो वो कुर्ता किसी ने पकड़ा कॉलर, और धक्का मुक्की में, भागा भागी में, आधा कुर्ता उनके पास, आधा कुर्ता इसके बदन पे। तो मुझे वो शादियों से याद आया कि वो मेरा पहला पसंदीदा कपड़ा एक बारात में आधा हो गया था। तो फिर आगे की ज़िंदगी पजामे के साथ गुजारनी पड़ी, और वो पजामा मैं NSD तक ले गया। एवरी डे योगा क्लास में, सुबह की क्लास में, क्योंकि बहुत लूज होता है, मैं वहीं पहनता था। जब मेरी पत्नी आई तो उन्होंने बोला यार तुम ये सिर्फ एक ही पजामा पहनते हो। मैं बोला बहुत आरामदायक है और इसके पीछे ज़िंदगी के कुछ किस्से हैं। ये सही किस्सा है, ये कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है। जी। शादी ब्याह में जाते थे भोजन प्रेम के चलते, और जो कि आपका बहुत विख्यात है, और भोजन में भी आपको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक सवाल ये आया है कि आज पंकज जी से खिचड़ी की रेसिपी पूछ ली जाए। है? अरे आधा बिहार को पता है वो रेसिपी, पर ये वीडियो तो पूरे दुनिया में देखा जाएगा। हाँ, खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो मिल जाए या जो रसोई में उपलब्ध हो वो सब डाल दो। अरवा चावल हो, उसना चावल हो, बासमती हो, कोई भी चावल हो, दाल अरहर हो, मूंग हो, मसूर हो, उड़द हो, तेज़पत्ता हो, लौंग हो, इलायची हो, काली मिर्च हो, बड़ी इलायची हो, हाँ, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए। अगर घर का घी बचा हुआ हो जो हम सब अपने अपने गांव से लेके आते हैं तो वो डाल दो, और नहीं हो तो धारा का डाल दो। नहीं, धारा नहीं, कौन सा आपका ये, सुधा का, बस। और आलू का भुजिया बन गया, चोखा बन गया तो हो गया। वाह। अचार भी, हाँ अचार भी। अब बजट देख बाबा, ऐसा है कि बजट है तो फिर पापड़ भी चाहिए। पर स्टूडेंट लाइफ में बजट कहाँ होता है, वो आसानी से बन जाता है, सुपाच्य होता है, सस्ता है। बच्चे बहुत पढ़ते हैं तो उनके लिए टाइम कम समय कंज्यूमिंग वाला फूड है, जल्दी बन गया, सेहतमंद है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, पेट ठीक रहेगा। क्या पढ़ रहे हैं आप इन दिनों? विनोद कुमार शुक्ल की कहानियाँ लेके आया हूँ। वो पेड़ पे घर, वो रास्ते में पढ़ते हुए मैं और संजय भैया आ रहे थे, वो खुशवंत सिंह की किताब रखे थे तो मैंने निकाला, ये देखिए। मुझे बॉम्बे में एक बुक स्टॉल पे गया था 4 दिन पहले, तो मैंने अज्ञे का वो लिया, नदी के द्वीप जी। और शुक्ल जी मेरे प्रिय लेखक हैं, विनोद कुमार शुक्ल। भिक्षु। हाँ, पढ़ना आप लोग भी, बहुत सुंदर लिखते हैं। दीवार में खिड़की रहती है, नौकर की कमीज, नौकर दीवार की में कमीज। खिड़की रहती, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। आपके मड आइलैंड वाले घर को लेके बड़ी किंवदंतियां प्रचलित हो रही हैं। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जितना गोपालगंज को मिस करते हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ बागवानी करने लगते हैं, तमाम पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ज़रा उस घर के बारे में बताइए। कुछ नहीं, गांव को मिस करते थे तो वहाँ पे एक छोटा सा गांव नुमा क्रिएट कर लिया। आम है, कटहल है, आम्रपाली ले गए हैं बिहार से, जाके लगा दिए हैं, एक तो 5 फीट का हो भी गया।
तो अच्छा लगता है। लीची नहीं है बाबू, अब मुजफ्फरपुर जाएंगे तो ले लेंगे एक ठो। तो नारियल है, कोस्टल इलाकों में नारियल ज़्यादा होता है, तो 5-6। केला है, केला लग गया है, एलची केला रेडी है। हाँ अब लॉक संभव नहीं है ना। हम क्या होता है, हम अपनी धरती को मिस करते हैं तो चाहते हैं कि धरती से जुड़ा कुछ फल, कुछ फूल, कुछ पौधे, कुछ खुशबू, कुछ यादें अपने साथ रखें। तो मैं आज भी गांव का एक लेवा रखा हूँ, मेरी माँ ने बनाया था। वो लेवा होता है ना, पुराने कपड़ों को जोड़ के। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि नॉस्टैल्जिया है, वो इसलिए है कि बस स्मृतियाँ हैं, उनको रखते हैं साथ में। जी, स्मृतियों का जिक्र हो रहा है और मुझे आपके गांव की, घर की नदी याद आ रही है। आपने एक बातचीत में कहा था वो नदी अब सूख गई है। एक नदी तो है जो हम आपकी आंखों से बहते देखते हैं जितनी बार बिहार का, गांव घर का, परिवार का जिक्र आता है। नदी बहुत ज़रूरी है जीवन में। आपकी नदियों से जुड़ी क्या स्मृतियां हैं? बहुत। मैं एक दफ़े 4-5 साल पहले गया तो मैंने बोला कि ये नदी मेरे घर के बिल्कुल पीछे है, जो सूख गई है। अब धरती पे जितना नहीं बहती है उससे ज़्यादा मेरे भीतर बहती है। खुशकिस्मती है कि बिहार सरकार ने उस नदी को रिवाइव करने का प्लान कर दिया है, शुरू हो गई है। कनेक्ट होना बाकी, 80% काम हो गया है। तो कल गया तो बांध बन गए हैं, दोनों तरफ खुदाई हो गई है। तो वो नदी जहाँ इंक्रोचमेंट है हटाया जा रहा है। नदियों की बहुत बड़ी भूमिका है सभ्यता के विकास में। वो चाहे कोई प्राचीन से प्राचीन सभ्यता हो, या अभी गंगा के से हम गुजर रहे थे दीघा पुल से, तो नदी ना हो, पानी ना हो तो व्यक्ति और समाज का सर्वाइवल मुश्किल है। मैं नदियों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। भारत की लगभग सारी नदियाँ घूम आया हूँ, गंगा, यमुना, साउथ की, नॉर्थ की, ब्रह्मपुत्र। तो मुझे नदियों से बहुत लगाव है कि पानी है, नदियाँ हैं तो फिर जीवन है। तो मुझे हमेशा लगता है कि नदियों के प्रति हर व्यक्ति के मन में लगाव होना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी पवित्रता बरकरार रखें। तो चुनौती है आने वाले समय के लिए, चूँकि ये दुनिया सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है ना, हमारे बाद भी तो बच्चे आएंगे, अगली पीढ़ियाँ आएंगी। तो उनके लिए इस दुनिया को हम कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया बना के दें, ये भी तो जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही है। इसलिए मैं नदियों से जुड़ा रहता हूँ। आपने हमारे आने वाली पीढ़ी का जिक्र किया। मेरा अगला सवाल आपकी बिटिया से जुड़ा है। माता पिता तो बच्चों को खूब सिखाते हैं, बिटिया से पिता ने क्या सीखा? वो जेंजी के टर्म्स, जैसे मतलब वो क्या, उनके जीवन कैसा है और क्या चल रहा है, ये मिलेनियल क्या जेंजी किड्स में अब तो हो गए हैं। तो उनकी भाषा के कौन से शब्द हैं जो आपको चकित कर गए? मुझे याद नहीं है, अभी 1 हफ्ते पहले बोली थी, क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ तो भूल गया। कुछ बताई और उसका मीनिंग भी बताई मुझे, पर मैं भूल गया। पूकी तो नहीं बोल रही थी आपको? पता नहीं बोली। और क्या सीखा? भाषा सीखी बच्चे से? हाँ, काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ सीखता हूँ मैं उससे। अभी जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करने मुझे नहीं आता है। 4 दिन पहले वो आके और मुझे बताई कि ये लिंक को डालने के लिए ऐसे डालते हैं। 4 दिन पहले की बात है, शाम में। मुझे नहीं आता था डालने, मैं टेक्निकली थोड़ा ये हूँ स्मार्टफोन चलाने में, तो उसने सिखाया 4 दिन पहले। और पत्नी से क्या सीखा नया ताज़ा? पत्नी से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। आप लोग भी सीखते होंगे जो शादीशुदा होंगे। ये तो अभी ये सीख रहे हैं कि कैसे सीखने का प्रोसेस शुरू हो। और जो कुंवारे हैं वो अभी से सीख लो, अभी से सीख लो कि पत्नियों से बहुत कुछ सीखना है आगे चल के। नहीं, स्त्रियां इवॉल्व होने के दौर में, विकास के क्रम में, इवोल्यूशन के दौर में लड़कियां पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई। अगर पूंछ गायब हुआ होगा तो पहले उनका, बाद में हमारा। तो इसलिए मैं स्त्रियों को पुरुषों से ज़्यादा इवॉल्व मानता हूँ, उतना ही सम्मान करता हूँ। स्त्री फिल्म की याद आ गई। हाँ, ये इसको IAS घोषित कर दो। कुछ उसके शूट से जुड़ी चीजें बताइए जो अभी सामने नहीं आई हैं। एक सीन है जो कम लोगों ने नोटिस किया हुआ है। एक सीन में हम बातें कर रहे हैं कि वो सरकटा किसको उठाता है, तो उसमें एक जगह है कि जो मॉडर्न हो, जो बाइक चलाती हो, बोलता है उसने वो तो प्रेम विवाह कर ली थी। तो मैं उसमें एक लाइन ऐड करता हूँ हल्का सा, या किसी से बोला कि तू ऐड कर, कि वो भी दूसरे कास्ट में।
तो बड़ी छोटी सी चीज़ है उस फिल्म में कही गई है, और वो पता नहीं नोटिस तो करते ही हैं दर्शक लोग। नीरेन ने बहुत अच्छी राइटिंग की, हाँ, नीरेन का लेखनी वेरी और लेयर्ड राइटिंग। बहुत मज़ा आता है। स्त्री जब करने जाते हैं तो बड़ा फन, मस्ती मस्ती में फिल्म बन जाती है। और आप लोगों ने इतनी देख ली कि सारे रिकॉर्ड टूट गए, हमें भी उम्मीद नहीं थी। शूट करते हुए कभी ऐसा आभास हुआ है किसी भी फिल्म में या सीरीज में कि ये कुछ बड़ी बन रही है? क्योंकि हम एक दर्शक भी तो हैं एक्टर के साथ साथ। नहीं, जो खराब बनता है उसमें अनुमान हो जाता है कि ये खराब बन रही है। अच्छे वाले में लगता है ठीक बन रही है, लेकिन इतनी बड़ी सफल हो जाएगी इसका अनुमान नहीं होता है। पर खराब वाले में सेंस होने लगता है कि गुरु कुछ तो मिसिंग है स्क्रिप्ट में। वो खाना की तरह है, खाना आप बनाते हैं तो ग्रेवी का रंग आते आते समझ में आने लगता है कि यार कलर और टेक्सचर में कुछ दिक्कत है। एक्टिंग की बात हो रही है, एनएसडी पर खूब बात होती है। आपसे पहले विनीत दादा, संजय दादा थे तो लगातार बात हो रही थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। लेकिन उससे भी पहले जो आपकी गांव में एक्टिंग शुरू हुई, आपने कई इंटरव्यूज में जिक्र किया है कि वो एक फाउंडेशन स्टोन था। और मेरे ख्याल से दिवाली या छठ का समय वो समय होता था जब नया नाटक आता था। ये छठ के परना के दिन, अभी आएगा 10 दिन बाद, छठ के परना के दिन हमारे गांव में नाटक होता था। आज लकीली वो मेरा एक को एक्टर भी मिला गांव में, सुबह मिलने आया मुझसे। तो अब नहीं हो रहा है, बंद है। मैं पूछा भी पास के गांव माधोपुर में, वहाँ भी बंद है। तो मैं बोला यार करना चाहिए नए बच्चों को। तो वो 2 साल मैंने गांव में किया है, और वो बड़ा एमेच्योर किस्म का होता है, उतना प्रोफेशनल नाटक नहीं होता है। एक्टर अपनी लाइनें याद करके नहीं आता है, वो बार बार पीछे जाएगा पर्दे पे डायरेक्टर को सुनने की मुझे क्या बोलना है, और सुनाई नहीं दे रहा है तो बेवजह करेगा ताकि लाइन सुन लूँ और फिर बोल दूँ। बट उसकी अनगढ़ अपनी खूबसूरती है। तो वो होता था, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। फिर पटना आके कालिदास रंगालय में शुरू किया। तो पहला रोल जीवन का क्या था? मैं एक लड़की की भूमिका किया था, क्योंकि उस साल लड़की के कैरेक्टर करने वाले व्यक्ति नहीं आए थे कलकत्ते से। तो नाटक नहीं हो रहा था, तो मैंने लड़की का रोल किया कि मैं कर लूँगा। और जो मेरे साथ नायक बना था वो आ जाया था मिलने घर पे सुबह। तो उसकी कमर की सर्जरी हो गई है। तो बोला कि, मैं पूछा कैसा है, अभी ठीक है? बोला हाँ अभी ठीक हूँ मैं। प्लम्बिंग का काम करता है, पाइपें लगाता है हैदराबाद में। आपने एक ही वाक्य में लड़की और कलकत्ता कहा तो मुझे, हाँ, मैं इस शहर को उससे भी याद कर रहा था कि पटना जंक्शन चले जाते थे, चिड़ैयाटार पुल। अब पता नहीं, अभी भी 7 बजे के आसपास दानापुर हावड़ा खुलती है। दानापुर हावड़ा चलती है, अभी पुरानी ट्रेन है। तो मैं दानापुर हावड़ा ट्रेन को देखता था, चिड़ैयाटार पुल से, राजेंद्र नगर पुल से स्टेशन जाके, कि ये ट्रेन हावड़ा जाएगी। इसका कोई यात्री जो 1000-2000 लोगों में से कल कलकत्ता के चौरंगी के कॉलेज स्ट्रीट में मेरी पत्नी को कहीं भीड़ में, प्रेमिका थी तब, गुजरते हुए देखेगा। तो मैंने उस ट्रेन को देखा है जिस ट्रेन का बैठा हुआ एक अनजान यात्री कल एक भीड़ में मेरी प्रेमिका को देखेगा, उसको कुछ नहीं पता होगा। तो मैं ट्रेन भी देखने जाता था। ये कविता है अपने आप में। तो उसी में हाई मिल जाता था कि दानापुर हावड़ा देख लिए तो लगता था दर्शन हो गए, मिल लिया। कोई तो इस ट्रेन में बैठी आंखें उसको कल देखेंगी। और कभी कोई बहुत दुस्साहस भी किया प्रेम में? दुस्साहस करना ही अपने प्रेम करना ही दुस्साहस करना है। 90s में जब मुश्किल दौर था, तो उस समय बिहार में प्रेम करना ही अपने आप में दुस्साहस का दूसरा नाम है। तो वो तो किया ही, तो सब करते हैं। उस समय अनुमान नहीं होता है ना कि इसका परिणाम कैसा होगा, क्या होगा। कर लिए तो कर लिए, देखा जाएगा। और बिहारियों में वैसे भी एक जज्बा होती है, जो भी करते हैं यही सोच के कि देखा जाएगा। हाँ, अरे वाह। पर पंकज भैया, एक बात ये कही जाती है कि प्रेम करना तुलनात्मक रूप से आसान है, निभाना कठिन है। हाँ हाँ, बहुत कठिन। तो आप हिटके नहीं, क्योंकि वो सामाजिक बाधाएं भी थी। आपके घर की लड़की उनके घर में भी आई है, वो सारी रीत नीत भी थी। तो कई बार तो हिम्मत भी छूटी होगी। प्रेम शुरुआत में पाने की लालसा से होती है, और बाद में प्रेम का सर्वाइवल त्यागने की डिमांड करती है। तो प्रेम जो है ना, वो शुरुआत पाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इस पाना है। लेकिन आगे चल के ना
प्रेम फिर त्यागने की बात है, वहीं आसक्ति अनासक्ति वाली मामला है कि आप प्रेम और अटैचमेंट को समझिए। थोड़ा किसी प्रसंग से समझा सके इस थ्योरी को। अभी प्रेम कर रहे हैं मान लो, थ्योरी प्रसंग क्या, और आप किसी भी हद चाहत में रहते हैं कि भैया मुझे इनके साथ विवाह करना है, इस प्रेम को कंप्लीट हम मानते हैं विवाह करना, लेकिन वहाँ कंप्लीशन नहीं है। विवाह जो है वो एक शुरुआत है, उसके बाद आप दोनों में एक दूसरे के अंदर बहुत सारी खामियां दिखेंगी जो पिछले सालों में नहीं दिखी है। अब उन खामियों में आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा और हैप्पी होके, खुश होके त्यागना पड़ेगा कि चलो अब स्वीकार है, मुझे इसी रूप में स्वीकार है, और फिर शर्तें लागू नहीं होंगी, फिर समस्याएं होने लगती हैं बहुत सारी। तो पालो और उसके बाद फिर त्याग दो, मुझे उम्मीद छोड़ दो, कोई उम्मीद नहीं है। और ना ही आपका पार्टनर भी वैसा हो कि उसको भी इस बात की अनुभूति हो कि हम दो इंडिविजुअल लोग हैं, इस यात्रा में तय किया है साथ रहने का, हम दोनों एक दूसरे पे हावी नहीं होंगे कि तुमको मेरे हिसाब से चलना है, तुमको मेरे हिसाब से चलना है। पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है, तो कोई बात नहीं है। दैहिक प्रेम से ज़मीनी प्रेम पर आते हैं। आपके बिहार प्रेम की चर्चा खूब होती है, कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि पंकज त्रिपाठी के दिन की शुरुआत सत्तू पीने से होती है। ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल। यहाँ बबुना एक जगह है मनेर के आगे, वहाँ का चना एक नंबर का चना होता है, तो मैं पीता हूँ सत्तू। चने का सत्तू मुझे बेहद पसंद है, उसी से होती है। उसमें नींबू, मिर्चा, थोड़ा धनिया, जीरे का भुना हुआ पाउडर, सब पीते होंगे। यहाँ बहुत बिकता है, गर्मियों में आओगे तो ठेले लगे रहेंगे, बेल का शरबत और चने का सत्तू। बिहार से बाहर जब मुंबई में आपके घर मेहमान आते हैं तब अनिवार्य रूप से कौन सी बिहारी डिश है जो उनको परोसी जाती है, नॉन बिहारी लोगों को? चने का सत्तू तो मैं सबको चखाता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मुंबई में चना सत्तू का प्लांट लगाऊँ। तो प्लांट? हाँ, तो मैं धीरे धीरे अपने विचार के लिए अभी से ब्रांडिंग शुरू कर दी है कि चना का सत्तू पिलाओ इनको। नहीं, ऐसे ही कह रहा था, बट वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन का प्रोटीन है और ठंडक देता है पेट को, और बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध चीज़ है। भोजन से भजन पर आते हैं। कौन से निर्गुण हैं जो खूब सुनते हैं आप, भोजपुरी में या हिंदी में? भरत शर्मा जी का एक निर्गुण है, सुनोरी आज सैया को ले गए थानेदार। क्या है इसकी पंक्तियां बताएं? सुनोरी आज सैया को ले गए थानेदार, सैया को ले गए थानेदार, सैया को ले गए थानेदार। थानेदार वो है मुस्की चढ़ाई के, समथिंग ना बाजा ना गाजा, तो वो प्रस्थान का गीत है। तो भरत जी का निर्गुण एक मदन व्यास का भी है, वो भी सुनता हूँ। भरत जी मेरे प्रिय गायक हैं, भरत शर्मा व्यास जी, उस पीढ़ी में सबने सुना होगा उनको, बहुत आदर करता हूँ उनका। कि भोजपुरी संगीत कमाल का संगीत है, अद्भुत है। निर्गुण, पूर्वी, महेंद्र मिश्र पूर्वी के जनक हैं कि अंगूरी में डसले भी या नगनिया रे, सैया के बुलाई दो। तो महेंद्र मिश्र की यात्रा, मेरी बहुत इच्छा है कि किसी कहानी में, किसी फिल्म में महेंद्र मिश्र का जिक्र हो और उनकी कहानी लोगों तक पहुंचे। क्या अद्भुत व्यक्ति थे और क्या कहानी है वो। कभी आपके पास कोई इस तरह का प्रस्ताव लेकर नहीं आया बायोपिक का? आए हैं महेंद्र मिश्र पे ही, क्योंकि एक दिन मैं छपरा से जा रहा था तो ट्रैफिक जाम की वजह से जलालपुर में घुस गया, तो अचानक एक चौराहे पे एक मूर्ति दिखी, तो मैं गाड़ी रोका, बोला यार किसकी मूर्ति है? तो नीचे लिखा था महेंद्र मिश्र। मुझे पता नहीं था कि उनका चौक बनाए हुए हैं। फिर मालूम चला कि कल्चरल डिपार्टमेंट एक फेस्टिवल भी करता है उनके नाम पे। फिर मैं दूर से गया और गांव देखा, उनका घर देखा। तो एक लेखक आए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है उनकी यात्रा को एक कहानी में तब्दील करना, जिसका मिडिल बिगनिंग एंड हो, अब वेब शो हो, फिल्म हो, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन एक व्यक्ति आए हैं और लिखने के प्रयास में हैं। आपके पास भोजपुरी फिल्मों में काम करने के या उन्हें प्रोड्यूस करने के ऑफर आते हैं? हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, काफ़ी आते हैं। और मेरी इच्छा भी होती है कोई कहानी वैसी मिल जाए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आज ही एक अमरेंद्र ने एक फिल्म, एक रसप्रिया, फणेश्वरनाथ रेणु जी को जानते होंगे आप लोग, बिहार के मूर्धन्य लेखक थे।
मेरे प्रिय लेखक हैं, तो उनकी कहानी रसप्रिया पे अमरेंद्र ने एक म्यूजिकल बनाया है 8 मिनट का, 5-6 मिनट का, बिहार में शूट किया है। मैं अभी उसको, मैं प्रेजेंटर हूँ, सब उसका काम है, तो मैं देख के आया, कमाल बनाया है। तो वो भोजपुरी में बनाया है और एक मुजफ्फरपुर का लड़का है सोनू, उसने संगीत दिया है। तो मेरी भी इच्छा है करने की। फिलहाल तो बटोही और वो 2 गाने मैंने प्रेजेंट किए भोजपुरी में। फिल्म देखी कोई आपने भोजपुरी लेटली? आखिरी भोजपुरी फिल्म कौन सी देखी थी आप? हाँ, मेरे ख्याल से नदिया का पार को अगर मान लें तो वहीं नदिया के पार, या फिर वो गंगा नहीं देख पाया था मैं, सैया से नहीं लागल हमार, और एक था जिसमें दीपिका जी थी, अरुण, वो दीपिका जो सीता बनी थी, नाम भूल रहा हूँ उस फिल्म का, गोपालगंज में शूट हुई थी वो। बहुत अच्छे गाने थे उसमें। पॉपुलर हिंदी सिनेमा में बिहार के रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से देखते हैं आप? एक तो वो दौर था जिसमें दिखाया जाता था कि जितने भी अमीर लोग होंगे वो पंजाबी बोलते हैं, और उनके घर में काम करने वाले जो नौकर हैं वो अवधी या भोजपुरी बोलते हैं, वो चाहे राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म हो या कोई और फिल्म। बिहार अभिशप्त रहा है माइग्रेशन को लेके। हम पूरे हिंदुस्तान में श्रमिक वर्ग हम ही देते हैं। एक गिरमिटिया, अगर 140 साल पुराना माइग्रेशन देखें, वो गिरमिटिया कॉन्ट्राकी जो मॉरिशस गए गन्ने की खेती करने, सूरीनाम गए से लेके आज तक, तो मुझे लगता है वो माइग्रेशन की वजह से लोगों ने ऐसा श्रमिक वर्ग बना लिया होगा। हमें भी शुरुआत में फिल्मों में आपकालीन भैया के रोल मिल गए। पहले तो तत्कालीन भैया का रोल मिलता था, ऐसे ही हाँ छोटे मोटे। तत्कालीन मतलब आए और तुरंत गए, बहुत छोटा सा। तो जैसे रन फिल्म में था, हाँ, कि आए और एक आदमी को ठग के चले गए रन फिल्म में। तो वैसे छोटे मोटे, लेकिन अभी वो लकीली वो चीज़ बदली है। मनोज वाजपेयी भैया, संजय भैया यहाँ बैठ के गए हैं, अवगढ़ हैं वो अपने आप में, विनीत भैया, ये सीनियर हैं सब हमारे थिएटर के, पटना के। जब आज से मैं तो 25 साल पहले थिएटर कर रहा था, संजय भैया और विनीत भैया तो 35 साल पहले, जब पटना से कोई एक्टर बन सकता है कल्पना नहीं करेंगे, तब विनीत कुमार पटना के रंगमंच पे एक्टिंग करते थे। और इसी शहर से गए और हमें हौसला दिया इन लोगों ने, मनोज भैया ने, इन्होंने, कि यार यहाँ से जाके एक्टर बना जाता है, जा सकता है। और उस हौसले ने उस हमारे सपनों में उड़ान भरी और टिकने दिया, हारने नहीं दिया, कि ये मुश्किल नगरी है, ये मुश्किल इंडस्ट्री है, हम जगह बनाएंगे। और विनम्रतापूर्वक, मेरे दिल में अभी भी किसी के प्रति खटास नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, कि मैं अब बन गया हूँ तो मैं किसी से बदला लूँ, नहीं। हर इंडस्ट्री की अपनी वसूल होते हैं, अपने तरीके होते हैं। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराज़गी मत रखो। वो प्रोसेस है ज़िंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ज़्यादा मोटिवेशनल टाइप की बातें तो नहीं कर रहा हूँ ना, थोड़ा ऐसे टुचई वाली बात करें। मुझसे होगा नहीं यार गुरु। बिहार ने ऐसी, बिहार की विरासत ने ऐसे लिटरेचर और संवेदना और कविता से ताल्लुक़ कर दिया। कभी कोई लिटरेचर पढ़ते हुए आपको ये लगा, रेणु जी का, विनोद कुमार छुल का, कि यार इस पे अगर कुछ बने तो मैं ये रोल करना चाहूँगा? पढ़ते पढ़ते आपको एक बड़ा ज़ोर से आभास हुआ हो? मुझे जब भी तीसरी कसम पढ़ता हूँ, जिस पे फिल्म बन चुकी है, मुझे लगता है इस दौर में फिल्म बने तो मैं हीरामन का रोल करूँगा। वाह। मुझे रीमेक पसंद नहीं है, बट तीसरी कसम अगर बने तो मैं चाहूँगा कि हीरामन का रोल मुझे मिले। आपने तीसरी कसम पढ़ी है? मारे गए गुलफाम जी। बहुत कम हाथ उठे। प्लीज़ जाइए और गूगल से ही, मतलब वो इंटरनेट से खोज के, 26-30 पन्नों की कहानी है तीसरी कसम, जिस पे फिल्म भी बनी है। अपने पूर्णिया और आही हिंगना के लेखक थे फणीसोनाथ रेणु जी। सुंदर कहानी है, एक गाड़ीवान की, बैलगाड़ी चलाने वाले गाड़ीवान हीरामन की, और एक नौटंकी की बाई हीराबाई की। एक अद्भुत प्रेम कहानी है। महुआ घटवारिन है, बिहार है। मासूमियत, सिनेमा ने बिहार की मासूमियत और प्रेम को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। सिर्फ अनगढ़ता को कर लिया है, राजनीति को कर लिया है, रॉनेस को कर लिया है, लेकिन बिहार की मासूमियत, बिहार का प्रेम, बिहार का ह्यूमर अभी अनएक्सप्लोर है, और वो हम चाहेंगे कि आगे कहानियों में हो। मैं भी प्रयासरत हूँ। कुछ बातें आपके बारे में भी बड़ी अनएक्सप्लोर्ड सी रहती हैं, जैसे आपका अपनी पहली बाइक के प्रति जो प्रेम है
क्या कहानी है उसकी? जीवन में जो भी पहली हो उससे अलग लगाव होता है। वो चाहे पहली बाइक हो या पहला किराए का कमरा हो या पहला पठानी हो, जिसका किस्सा मैं बता गया, सेम ना। हाँ, तो हम तो पहला, अरे मुझे पता था तुम लोग बोल दोगे इसलिए मैं नहीं बोला। उनका अभी पहले ही चल रहा है। तो वो पहली चीज़ों से लगाव होता है और वो बाइक से मुझे उतना ही लगाव है। जब आई थी तो मुंबई का बाढ़ आ गया था 26 जुलाई 2005 का, मैं 10 दिन पहले लाया था। तो रात को ना विंडो से खड़ा होकर देखता था। उस दिन सुबह उठा और लगा बाढ़ आई है, देखने गया तो मेरी बाइक डूब गई थी, सिर्फ मिरर दिख रहा था, ऐसे साइड मिरर। तो मुझे इतना तकलीफ़ हुआ देख के कि यार अब ये, हालांकि 2-4 घंटे बाद पानी उतर गया। तो आज भी है और उसका मैंने वो टाइम ख़त्म हो गया था तो आरटीओ से रिन्यूअल कराया है और वो बाइक सुरक्षित है। जो चलाता है वो पीछे खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, वहाँ महेंद्र है। क्या बात। ये बाइक प्रेम तो समझ में आता है, ये सांपों से क्या प्रेम था? अरे गांव घर में हम रहते थे, पनिया सांप होता है ना बिहार में, सबको पता है जहरीला नहीं होता है। तो पनिया सांप पकड़ के गांव में हम हीरो बनते थे। ये देखो सांप पकड़ लिया, घर के पीछे नदी है तो पनिया सांप पकड़ लिए और जेब में छुपा के रखेंगे और कहीं जाकर निकाल दिए। तो वो स्टंटबाजी था जो लड़कपन में करते थे। अरे अभी एक किस्सा पिछले दिनों देखा, आई थिंक आप ही के चैनल पे देखा मैंने। एक जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काटा, वो सांप लेके हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो मैं बिना पढ़े समझ गया कि ये केस कहीं ना कहीं हमारे स्टेट का होगा। वो डायलिसिस चल रहा था और एक वो भी प्रसंग आया, डायलिसिस मशीन के अंदर सांप निकला, उसने उसको काट लिया। जिस व्यक्ति को काटा उसने सांप पकड़ा और फिर वो लेके। अद्भुत है। जी 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 जी, भागलपुर में। ये हम जो कह देते हैं बिहार अद्भुत है, ये हमने पिछले सत्रों में भी बात की। वो क्या है जो किया जाना चाहिए? विगत वैभव का गान कर दिया, हंसी मजाक में चीज़ें निकाल दी, बिहार की मेधा जो पूरी दुनिया में फैली है उसकी बात कर ली। लेकिन जिन्होंने बिहार में रहना चुना है या जो बिहार से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? कहीं तो है बात जो अटकी हुई है। देखिए काफ़ी कुछ तरक्की हुआ है। आज मेरे साथ मेरे सहकर्मी आ रहे तो सड़कें देख के बोले कि यार कितनी बढ़िया सड़क है गांव से यहाँ तक। तो काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ होना बाकी है। लोकतंत्र में इतने बड़े स्टेट में जहाँ 12-13 करोड़ की आबादी हो, तो काफ़ी कुछ करना बाकी है। प्रतिभाएं बहुत हैं, प्रतिभाओं का पलायन हो जाता है। जैसे अब मेरी तो मजबूरी है कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ वो मुंबई में है, वो मेरी कर्म भूमि है। मैं उतना ही मुंबई से प्रेम करता हूँ जितना मुझे बिहार से लगाव है। अद्भुत शहर है वो। तो काफ़ी कुछ होना है और काफ़ी कुछ हुआ है। हम जैसे लोग आर्ट फील्ड में जाने से एक वो भी छवि बदली है कि सिर्फ राजनेता IAS IPS नहीं, कलाकार भी बनते हैं इस स्टेट से। तो कहीं ना कहीं हम सबका भी योगदान है। बाकी बहुत कुछ होना। अब ऐसा सभागार कहाँ, हमारे समय पे नहीं था इतना बड़ा सभागार। अभी कालिदास रंगाले का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, नई इमारत बन रही है, मुझे पता चला। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। हम लोग बार बार गांव की बात कर रहे हैं, अब तरक्की की बात कर रहे हैं। आप जब पहली बार विदेश गए, नेपाल नहीं विदेश, हाँ, टोक्यो, तब आपका तजुर्बा क्या था? बहुत शानदार था। मतलब मैं ये बिस्कुमान भवन में पासपोर्ट ऑफिस अभी है नहीं, बदल गया है, तो वहीं बनाया था 99 में। तत्काल में मुझे पासपोर्ट बनाना था, टोक्यो के एक प्ले करने जाना था मुझे 99 में। पासपोर्ट था नहीं, डायरेक्टर ने अनुराधा कपूर जी बोली बनवाओ। अब तत्काल में बनाने के लिए एक IPS का रिकमेंडेशन चाहिए कि मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ तो बने। तो आपको मालूम है मेरा रिकमेंडेशन किसने किया था? फिराक गोरखपुरी जी के नाती ने। वाह। तो वो शायर थे और विश्वरंजन जी के पास गया। मैं नाटक करता था, वो जानते थे, रंगमंच देखते थे। बोला सर ऐसा ऐसा है, मुझे मौका मिला है, टोक्यो जाना है। तो उन्होंने की मदद और रिकमेंडेशन पे मुझे पासपोर्ट मिला यहाँ से। और मैं एक कमर में पाउच डाल के पासपोर्ट रखा और श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़ा दिल्ली जाने के लिए। और रात को सोया हूँ बर्थ पे, और हर आधे घंटे बाद ना मेरा हाथ वो बटुए में जाए और मैं उसका चेन खोल के और उंगली पर अंदर करूं और चेक कर लूं पासपोर्ट है, और फिर बंद कर दूं। तो उसमें मुझे समझ आया, जब मैं उसके 10 साल बाद मेरे एक्टिंग क्लास में एक मेरी टीचर ने, आई थिंक अनुराधा मैम ने ही,
एक एक्टिंग का कमाल का लेसन बताया हमें कि ये प्रॉप्स है। मान लो मेरे पास रखा हुआ पानी का बोतल या छाता या कोई भी प्रॉपर्टीज आपकी एक्टर की, बोली उसको तब छुओ जब वो तुम्हें कॉल करे, बोले कि मुझे लो। हमें समझ नहीं आता था कि ये निर्जीव चीज़ क्या हमें कॉल करेगा कि मुझे लो, तो ये निर्जीव चीज़ कैसे बोलेगा कि मुझे छुओ। फिर मैं रिकॉल किया वो पासपोर्ट की घटना कि क्या अर्जेंसी थी कि ट्रेन में पटना से दिल्ली जाते हुए 20 बार मैं पासपोर्ट को चेक किया। तो वो प्रॉपर्टीज़ आपकी कई बार एक्टिंग में बुलाती हैं, जैसे स्मृतियाँ। वो बाइक इसलिए है कि उस बाइक से कुछ जुड़ा है, वो मुझे बार बार बुलाता है। वो बोलता है कि छोड़ो मत, मैं तुम्हारे जीवन का साथी हूँ, जब तक चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो उसको फिर मड़वा के रख देंगे घर में, पार्किंग है अपने पास एक्स्ट्रा। ये आखिरी में 5 एक वाक्य के सवाल हैं, उसके बाद हम लोगों ने एक टैलेंट हंट किया पूरी दुनिया में, हाँ, ये पता करने के लिए कि साहब मिर्ज़ापुर का सबसे बड़ा फैन कौन है। ओह, तो उस टैलेंट हंट के विजेता हैं, वो यहाँ वेट कर रहे हैं, ओह वाह, तो वो भी आपसे मिलेंगे आके। जी जी, उनका नाम है श्री अवध ओझा। बुलाओ जल्दी सवाल करो, अब ओझा जी आए। हाँ, ये 5 सवालों में पहला सवाल है जी, पहला सवाल है कि मुंबई में रहते हुए बिहार की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। हाँ, भूजा। लौंडा नाच का जिक्र सुनते ही आपको क्या याद आता है। हमारे टाइम का लौंडा नाच अब यूट्यूब पे जाके देख लेता हूँ। यूट्यूब पर जाकर देखते हैं। है मैं देखता हूँ। छठ, हाँ, छठ, ओ का चही बांसा के बहंगी लचकत जाए, सुगा बाजे उड़े घवादा से। ओह, बहुत सारी भावनाएं, अपार भावनाएं, बहुत सारी स्मृतियाँ। एक आपका ऐड वायरल हुआ था जिसमें आप नॉनवेज खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो सवाल ये आया कि कभी ऐसा होता है कि आप छक के खाएं, या एक्टिंग के पेशे में है तो बहुत परहेज बरतना पड़ता है। नहीं, मैं बहुत परहेज बरतता हूँ। वो फिल्म का सीन है, वो किरदार एक करता है, तो नहीं, ज़िंदगी में मैं परहेज करता हूँ। एक फिल्म जिसमें नॉनवेज खाना था, मैंने वेज में नॉनवेज जैसा चीज़ बनाया था और उस पर पूरी फिल्म कर ली, ऑडियंस को पता नहीं चला। वाह। अंतिम प्रश्न ये है कि आपको जब हम लोग बोलते हुए सुनते हैं, लल्लन टॉप में जो इंटरव्यू हुआ था गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, उसकी कुछ रीलें तो बहुत वायरल होती हैं। सबने कहा कि इनको मोक्ष मिल गया है, अब इनका बीपी हाई नहीं होता होगा, जीवन बड़ा सुलझा ठहरा सा है, ऐसा है क्या, या अभी भी तलाश जारी है? बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। और मुझे भी भावनाएं अभी भी परेशान कर देती हैं, और मुझे बार बार लगता है कि मैं शायद प्रिटेंड कर रहा था कि मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ, इतना ठहर गया हूँ। नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ, और जेन्युइनली अब मुझे बोलने का मन नहीं करता है, तो नहीं हुआ है। अभी मुझे बहुत सीखना है, एक्सप्लोर करना है अपने उस पहलू के। आपने ये कहा, मुझे माइकल एंजेलो की आखिरी पंक्तियाँ याद आ गई। उन्हें ऐसे ही एक विशाल जलसा घर में बुलाया गया कि आपने ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल किया, अपनी ज़िंदगी के निचोड़ के बारे में आगे आने वाली पीढ़ी को बताइए। बड़े इसरार के बाद वो आए और उन्होंने एक वाक्य का भाषण दिया, और वो जो एक वाक्य है वो फिर दीवारों पर मढ़वा दिया गया, लिखवा दिया गया, और वो वाक्य था, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। एकदम सत्य था, एकदम सत्य था। चलिए, इन्हीं बातों के साथ इस सेशन को रोकते हैं, लेकिन उसके पहले मिर्जापुर के सबसे बड़े फैन अवध ओझा। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। मतलब 4 कालीन भैया के 4 ऐसे पॉइंट्स हैं। हमसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, सर राजा कैसे बनना है, सर राजा कैसे बनना है, और इनसे अच्छा सिद्धांत कोई बता ही नहीं सकता।
मतलब कालीन भैया की जो सबसे पहली सबसे बड़ी चीज है व्यक्तित्व की पहचान, पर्सनालिटी। यहाँ लोग जीवन भर किसी के साथ रहते हैं उसको पहचान ही नहीं पाते, और गुड्डू और बबलू को 1 सेकंड में पहचानते हैं ये, और आंखों में इशारा करते हैं मकबूल को कि पहली चीज राजा के अंदर जो सबसे पहली क्वालिटी है वो ये कि वो व्यक्तित्व को पहचान ले। दूसरी चीज, जो व्यक्ति अपने घाटे को अपने फायदे में बदल ले। जब आर्म्स फैक्ट्री जलाई जाती है तो ये नेताजी से तुरंत कहते हैं कि अरे नुकसान तो हमारा हुआ लेकिन फायदा आपका होगा। और तीसरी चीज, इस सीएम को उसके भाई के खिलाफ ही अपने पक्ष में, दुनिया चलती किसके बल पे? पैसे के बल पे, पैसा। और चौथी चीज जो इन्होंने सबसे बड़ी बात अपने बेटे से कहा कि नारी का सम्मान करना सीखो। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही जीवन भर सुपरस्टार बने रहें। मतलब बॉलीवुड में इनकी एक्टिंग पे मैं फिदा हूं। इनकी जो एक्टिंग है, हाँ बात हुई है और मुलाकात बात हुई है पर मिलना पहली बार हुआ। सर मेरे संयोग में था कि आपका दर्शन पटना में ही होगा, हम दोनों का मिलना पटना में होगा। व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। तो नहीं, पटना में मिलना तय था, मेरे वही स्मृतियों के शहर में। मैं सर की क्लास देखा था, ओशो के बारे में कुछ समझा रहे थे और वो ग्रीन बोर्ड था सर पीछे, और मैं क्लास देख के बोले यार ये तो कौन टीचर है यार, ये तो कमाल का टीचर है, अलग ही स्वैग है। तो मैं उतना ही इनके टीचिंग का जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं ओझा जी, हमारी बात हुई है पर तकदीर ने तय किया था कि पाटलिपुत्र के प्राचीन धरती पे ओझा सर और कालीन भैया मिलेंगे। क्या बात, क्या जोरदार तालियों के साथ अपना आभार जताइए श्री अवध ओझा और श्री पंकज त्रिपाठी जी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद और बहुत प्रेम आप सभी को। डायलॉग तो एक मौर्य जी, यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। कहाँ आए वो, चलो जाओ। थैंक यू, थैंक यू।